हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में क्या होता है, कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं, आज हम उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले श्वसन तंत्र के पार्ट समझते हैं, यानी उसमें कौन कौन से क्या बॉडी पार्ट होते हैं। तो देखो, सबसे पहला होता है बॉडी पार्ट होता है नासा छिद्र। क्या होता है? नासा छिद्र, यानी जहाँ से क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है। नासिका, नासा छिद्र के बाद क्या है? नासिका है। क्या है? नाक है, जिसको हम लोग नाक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाक कहते हैं। और श्वास नली क्या है? ये वाली पाइप आप लोग जो देख रहे हो, ये है श्वास नली। क्या है? श्वास नली। ये एक पाइप है जो क्या कहते हैं फेफड़े और नासिका द्वार से होते हुए कहाँ तक जाती है? डायफ्राम तक जाती है। कहाँ तक जाती है? डायफ्राम तक जाती है। ये है फेफड़ा। फेफड़ा आप लोग ये पूरे ये क्या है? फेफड़ा है। अब डायफ्राम कहाँ है? ये फेफड़े के नीचे जो ये वाला पार्ट है, ये है डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। ये क्या करता है? तो देखो, ये सबसे जो मेन पार्ट होता है वो फेफड़ा होता है और डायफ्राम होता है। क्या होता है? फेफड़ा या डायफ्राम, जहाँ से हम लोग सांस को खींचते हैं और छोड़ते हैं। सांस को खींचते हैं और छोड़ते हैं। तो देखो, अब जैसे हमने सांस ली, यानी हमने सांस लिए, ऑक्सीजन को अंदर लिया, उसको कहते हैं निःश्वसन। क्या कहते हैं? निःश्वसन। और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, उसको कहते हैं निःश्वसन। क्या कहते हैं? निःश्वसन। एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। तो जो हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसको कहते हैं इंपायरेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं एक्सपायरेशन। और इन दोनों क्रिया को मिलाकर हम लोग बनाते हैं रिस्पायरेशन। क्या बनाते हैं? श्वसन तंत्र, जिसको कहते हैं श्वसन। यानी जो वायुमंडल में गैस है उसको अंदर लेना और बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है। तो देखो, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से ठोस के रूप में भी निकलते हैं और द्रव के रूप में भी निकलते हैं और गैस के रूप में। तो ये जो क्या कहते हैं सांस, ये फेफड़ा जो है ये हमारा क्या है? श्वसन तंत्र है। क्या है? श्वसन तंत्र है। इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या निकलेंगे? अपशिष्ट पदार्थ बाहर जाएंगे। यानी जो गैस, जिन गैसों का क्या कहते हैं यूज हमारे शरीर में नहीं है, जो गैस हानिकारक होती है, वो क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेंगी, और जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है, जिस गैस के द्वारा हमारा पूरा शरीर चलता है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वो इसके द्वारा अंदर आती है, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को भी क्या कहा जाता है? प्राणवायु। यानी इसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। एक तरह से ये होता है कि ऑक्सीजन अगर हमको ना मिले 1-2 मिनट तो हम बेचैन हो जाते हैं कि ऑक्सीजन हमको नहीं मिले। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये काम कैसे करता है, ये अंग जो है ये कितने अंगों से मिलकर बना है और काम कैसे करता है। तो देखो, सबसे ऊपर वाला जो अंग है ये वाला, जिसको कहते हैं कंठ छद्म। क्या कहते हैं? कंठ छद्म, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। क्या निकलती है? आवाज़। ये यहाँ से आवाज़ निकलेगी। ठीक है। अब ये इसको कहते हैं एपिग्लाइटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लाइटिस। एपिग्लाइटिस क्या करता है? जैसे हमको क्या करना है? सांस नहीं लेना है। क्या करना है? सांस नहीं लेना है। तो ये एक ढक्कन का काम कर रहा है। सांस नहीं लेना है तो इसको क्या कर दें, ये ऐसे बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब बंद हो गया, जैसे ऐसे। अब ना तो सांस बाहर जाएगी और ना क्या कहते हैं बाहर से सांस अंदर आएगी। तो ये क्या कर रहा है? ढक्कन का कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है? कंठ छद्म, जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लाइटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लाइटिस। ये है हमारा कंठ है, जहाँ से हमारी क्या कहते हैं आवाज़ निकलती है। क्या निकलती है? आवाज़ निकलती है। अब ठीक है, अगर हम इसके नीचे देखें तो ये है श्वास नली। क्या है? श्वास नली, जिसको कहते हैं रेस्पायरेशन पाइप। क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन पाइप। इसी के द्वारा क्या होती है? श्वसन क्रिया होती है। क्या होती है? श्वसन होती है। यानी यहाँ से मान लो नासिका से फिर कहाँ गया? श्वास नली। यानी इसी के द्वारा ये पाइप है। इसी के जैसे हम खाना खाते हैं तो ग्रास नली होती है, उसके द्वारा आमाशय में जाता है। तो ठीक है, ये श्वास नली है जो फेफड़े में ले जाता है। क्या कहाँ ले जाता है? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है फेफड़े के डायफ्राम से। ठीक है। अब देखो, अब हम श्वास नली जानेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है ये वाला, ये है कूपिका। क्या है? कूपिका। ऐसा तो नहीं है कि जितने प्रेशर से ये आया, मान लो ऑक्सीजन जितने प्रेशर से आया पूरा फुल प्रेशर इसमें आ जाएगा, नहीं। वो कई खंडों में बट के जाएगा। क्या करेगा? कई खंडों में, डायफ्राम से होते हुए कई खंडों में बट जाएगा। जो खंडों में बट रहा है, ये देखो, ये जो धागे में आप लोग संरचना देख रहे हो, इसको कहते हैं कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। यानी जो
क्या कहते हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, यानी गैस एक्सचेंज होता है। मान लो पहले ऑक्सीजन आया, तो ये जो आप लोग धागेनुमा संरचना देख रहे हो, इसमें पहले ऑक्सीजन जाएगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन जाएगा। ऐसा नहीं कि फूल जितनी बड़ी ये पाइप है पूरा जाएगा, नहीं, ये जाएगा लेकिन फैल के जाएगा। क्या करेगा? फैल के जाएगा। कौन फैलाएगा? कूपिका। कूपिका क्या होती है? गैसों का क्या करते हैं, क्या कराती है? एक्सचेंज कराती है। क्या कराती है? एक्सचेंज कराती है। ये जो बगल बगल आप लोग संरचना देख रहे हो, ये है रिप्स। क्या है? पसली है। क्या है? पसली है। अब देखो जो दूसरा है वो है फुसफुस सावरड़ी झिल्ली, जिसको हम लोग कहते हैं फुसफुस सावरड़ी झिल्ली भी कहते हैं। ये क्या करती है? ये एक प्रोटेक्शन देती है। क्या देती है? एक प्रोटेक्शन देती है, ताकि क्या हो, जो ये वाला परत है, ये उसको कोई नुकसान ना हो। ये किस लिए बनी है? क्योंकि ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। और बात करते हैं इसके द्रव के बारे में, तो ये आपस में चिपके ना, ये जो छोटी छोटी आप लोग पाइप देख रहे हो, ये आपस में चिपके ना, इसके लिए ये क्या बनी है? एक द्रव बना है जो इसको अलग रखने में मदद करता है। क्या करता है? अलग रखने में मदद करता है। और ये देखो, जहाँ से हमारा क्या कहते हैं, नई शाखा बटी, जहाँ से देखो ये संरचना यहाँ से बनी, ठीक है, ये कूपिका है, इसके यहाँ पे कूपिका है, लेकिन जो यहाँ से बट रही है उसको कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं? श्वसनी। श्वसनी कहने का मतलब ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। अब देखो जो मेन है वो है डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम। अब डायफ्राम का कार्य क्या होता है? देखो डायफ्राम, जैसे मान लो ऑक्सीजन हम लोग लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे संकुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो आकार रहेगा वो संकुचित। जब हम लोग वायु को खींचते हैं, क्या करते हैं? खींचते हैं, तो जो डायफ्राम होता है वो संकुचित हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? इसकी संरचना में मतलब बदलाव आ जाएगा। ये क्या करेगा? फूल जाएगा। और ठीक है, ऐसी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यानी जब ऑक्सीजन आया तो ये सिकुड़ गया, इसकी मान लो आकृति ऐसे, मान लो ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, अब ऑक्सीजन आ रहा है, मान लो ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन आ गया तो ये सिकुड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको कार्बन डाइऑक्साइड वापस जा रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वापस जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसकी कुछ आकृति यहाँ तक हो जाएगी। कहाँ तक हो जाएगी? यहाँ तक। हम सांस तभी ले सकते हैं, यानी जब वायुमंडलीय दाब और फेफड़े का वायु दाब कोई एक कम हो। देखो जैसे मान लो हमको सांस लेना है, क्या करना है? ऑक्सीजन लेनी है, तब वायुमंडलीय दाब कम होगा, यानी जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तभी हम जाके सांस ले पाएंगे, नहीं तो सांस लेने में हमको क्या होगी? कठिनाई होगी। और जब हम ऑक्सीजन क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी जब हम एक्स रेस्पायरेशन करते हैं तो क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होना चाहिए और जो हमारे फेफड़े का वायु दाब कम होना चाहिए, तभी हम जाके क्या कर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में फैक्ट जानने के लिए हम इधर देखते हैं। देखो इनसे फैक्ट क्या निकलता है। देखो अब हम बात करते हैं श्वसन के लय को, यानी जो श्वसन सांस लेने की दर होती है, लय होती है। जैसे कोई गाना नहीं होता, जैसे एक लय के थ्रू यानी लिरिक्स के थ्रू गाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे हम सांस लेते हैं तो एक लय होता है, ताकि हम इसी लय से आगे सांस ले सके। तो उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करता है मेडुला। कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। और मेडुला क्या करता है? जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन उसको भी कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि देखो हम बात कर रहे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये एक दोनों में क्या है? दोनों किसी एक के बिना रह नहीं सकते। क्योंकि देखो अब मान लो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन अंदर आ गया, अब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड। कौन कर रहा है? ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो उन दोनों का एक क्या कहते हैं, यूनिक रिलेशन है, क्योंकि ना तो इसके बिना, रिस्पायरेटरी के बिना क्या कहते हैं, ब्लड शुद्ध हो पाएगा, और ना ये ब्लड के बिना ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो देखो जो ऑक्सीजन या क्या कहते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा रहा है पूरे बॉडी में, वो कौन करा रहा है? ब्लड करा रहा है। ब्लड किसके थ्रू करा रहा है? देखो ब्लड करा रहा है किसके थ्रू? धमनियों के थ्रू। किसके थ्रू? धमनियों के थ्रू। आप लोग अगर हार्ट वाला चैप्टर मेरा देखो पढ़े होंगे तो उसमें मैंने बताया था, जो धमनी होती है वो शुद्ध खून को ट्रांसपोर्ट करती है, और जो शिरा होती है वो अशुद्ध। लेकिन जो इससे क्या कहते हैं फुसफुस शिरा होती है, यानी जो क्या कहते हैं
हृदय, फेफड़े से शुद्ध खून को ले जाकर कहाँ देती है? हृदय में देती है। उसको कहते हैं शिरा, उसको कहते हैं फुसफुस शिरा। क्या कहते हैं? फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा मतलब क्या होता है? फुसफुस शिरा से ब्लड गया, कहाँ गया? तो फुसफुस शिरा से ब्लड जाएगा हमारा निलय में, निलय से फिर ब्लड कहाँ गया? फुसफुस शिरा से हमारा ब्लड कहाँ जाएगा? अलिंद में, अलिंद से ब्लड कहाँ गया? निलय में, निलय ने पंप किया तो ब्लड कहाँ जाएगा? महाधमनी, महाधमनी से पूरे शरीर में। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए फुसफुस धमनी से ब्लड आया, फुसफुस धमनी से ब्लड आया नहीं, हृदय क्या करते हैं? निलय जब पंप किया ब्लड को तो फुसफुस धमनी से ब्लड कहाँ गया? फेफड़े में। कहाँ गया? फेफड़े में। फेफड़े से फिर क्या कहते हैं? ऑक्सीजन लेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन को उसमें मिक्स करेगा, फिर वो किसके द्वारा जाएगा? फुसफुस शिरा के द्वारा वापस कहाँ जाएगा? अलिंद में जाएगा। और अलिंद में जाने के बाद जब निलय में वो पहुँचेगा तो निलय जब उसको पंप करेगा तो कहाँ जाएगा? महाधमनी में जाएगा। ठीक इसी प्रकार क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का भी सर्कुलेशन होता है और ब्लड का भी सर्कुलेशन होता है। देखो जो क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करा रहा है यानी जो ट्रांसपोर्ट करा रहा है वो कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है क्या कहते हैं? 97%। वो होता है आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। तो देखो अब हम इसी के बारे में जानेंगे। तो श्वसन के लय को कौन कंट्रोल कर रहा है? श्वसन के लय को कंट्रोल कर रहा है मेडुला। अब देखो बॉडी में जो क्या कहते हैं? कम से कम 97% O2 को कौन ट्रांसपोर्ट करा रहा है? 97% O2 को ट्रांसपोर्ट करा रहा है आरबीसी। कौन करा रहा है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। अब देखो कूपिकाएँ क्या करती हैं? कूपिकाएँ गैसों का क्या करती है? विनिमय करती है। विनिमय मतलब एक्सचेंज करती है। जैसे O2 आया फिर उधर से CO2 आया, तो इन दोनों गैसों का एक्सचेंज कौन कर रहा है? कूपिकाएँ कर रही हैं। कौन कर रहा है? कूपिकाएँ कर रहे हैं। अब देखो जो CO2 होता है उसका परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट कौन सा हार्मोन्स कराता है? तो देखो 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन एनहाइड्रोज हार्मोन्स कराता है। कौन कराता है? एनहाइड्रोज हार्मोन्स। कभी कभी आप लोगों से अगर क्वेश्चन भी पूछता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो क्या कहते हैं CO2 को ट्रांसपोर्ट कराता है, यानी बॉडी से जो CO2 निकल रहा है, कोशिकाओं से CO2 कहाँ जाएगा? ऊतक में जाएगा, ऊतक से फिर आर्गन में ऐसे ऐसे पूरे बॉडी से ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है? कौन सा हार्मोन्स करा रहा है? एनहाइड्रोज हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? एनहाइड्रोज हार्मोन्स। कितने % कराता है? तो लगभग 70%। 70% जो क्या कहते हैं CO2 को ट्रांसपोर्ट कराने में किसका हाथ है? एनहाइड्रोज हार्मोन्स का। ठीक है। अब देखो सांस के लय को किस में मापा जाता है? किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो होता है स्पैरोमीटर। क्या होता है? स्पैरोमीटर। हम जानते हैं कि हम क्या कहते हैं जो ह्यूमन होता है वो 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। 16 बार। यदि वो क्या कर रहा है? शांत अवस्था में बैठा है तो जैसे वो कुछ काम करने लगा फिर उसकी सांस बढ़ने लगी। जैसे हम इस समय पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो इस समय मेरा क्या कहते हैं ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि मैं ऊर्जा खर्चा कर रहा हूँ और मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या कर रहा है? सभी अंगों में खून को सर्कुलेट कर रहा है, और इससे जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा सांस की यानी ब्रीदिंग रेट होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब देखो दूसरा क्या, अगला पॉइंट है ये वाला, यानी जो हमारे क्या कहते हैं जो श्वास नली होती है उस पर ढक्कन का कार्य कौन कर रहा है? उस पर ढक्कन का कार्य कर रहे हैं एपिग्लाइटिस। क्या कर रहा है? एपिग्लाइटिस। जैसे हमने अपने सांस को बंद कर लिया ना तो अंदर वाली सांस बाहर आएगी, ना बाहर से सांस अंदर जाएगी। अब देखो अब बात करते हैं जो क्या कहते हैं वर्णक होते हैं वो प्राणियों में कितने प्रकार से पाए जाते हैं। तो देखो जो ह्यूमन होते हैं उसमें पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी क्या करता है? ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन के कितने अणु क्या कहते हैं एक बार में ऑक्सीजन के कितने अणु ले जाते हैं? देखो ह्यूमन का हीमोग्लोबिन का एक अणु एक बार में ऑक्सीजन का 4 अणु ले जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे क्या कहते हैं शरीर में क्रिया होती रहती है कि प्रत्येक बार सिर्फ हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ले जाएगा। क्या करेगा? 4 अणुओं को ट्रांसपोर्ट करा सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखो तो हम बात कर रहे थे श्वसन वर्णक की, तो हम ह्यूमन में जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, और जो क्या कहते हैं अदर प्राणियों में होता है वो होता है हीमोसाइन। क्या होता है? हीमोसाइन। अब देखो मैंने पहले बताया जो हीमोग्लोबिन के एक अणु होते हैं वो ऑक्सीजन के 4 अणु को ले जा सकते हैं। ठीक है। अब देखो अब यहाँ बात कर रहा है कि ये एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी वायु अपने अंदर ले सकता है। अब यहाँ एक
पैमाना आता है जिसको कहते हैं टीवी। क्या कहते हैं? टीवी। टीवी कहने का मतलब होता है टाइडल वैल्यू। टाइडल वैल्यू मतलब वायु का आयतन, टीवी, टाइडल वैल्यूम। ये क्या होता है? देखो उसमें वो कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में कितनी वायु इस फेफड़े में स्टोर कर सकता है, कितनी बार ले सकता है वायु को और छोड़ सकता है। तो वो होता है जो क्या कहते हैं टीवी आती है, वो आती है 6000 से लेकर 8000 ml तक। कितना? 6000 से लेकर 8000 ml तक। वो कितने में? 1 मिनट में। कितने में? 1 मिनट में। और 1 मिनट में हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं? तो लगभग 16 बार। कितनी बार? 16 बार। यानी 16 बार या तो सांस वो लगातार छोड़ सकता है 1 मिनट में, अगर किसी की ऐसी कैपेसिटी है तो। हालांकि ऐसी कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन कोई क्या होता है जो सांस होता है अधिकतर क्या कहते हैं 10-15 मिनट तक बंद करके रख सकता है। तो वो क्या कहते हैं उसकी उतनी कैपेसिटी है। तो जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं या उस पर कार्य करते हैं, वो उनकी क्या हो जाती है, दिनचर्या हो जाती है, और वो उस पर लगातार क्या करते हैं, फोकस करते हैं, तब जाके उनकी क्या होती है, टीवी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जो ह्यूमन होते हैं वो 1 मिनट में इतनी सांस को जल्दी नहीं रोक पाते हैं। ठीक है, और लोग तो 1 मिनट तक सांस भी नहीं रोक सकते हैं। तो ये क्या हो गया, टीवी वैल्यू, यानी एक मिनट में वो कितनी सांस छोड़ सकता है और ले सकता है। तो 6000 से लेकर 8000 ml तक वो सांस छोड़ सकता है और ले सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स से, यानी एक बार में यदि कोई ह्यूमन चाहे एक बार में फोर्स लगाकर कितना सांस क्या कहते हैं ले सकता है, कितना सांस ले सकता है। इसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेशन रिजर्व वैल्यूम। यानी एक बार में एक मनुष्य जब हम एक बार सांस लेते हैं तो कितनी सांस ले सकता है, यानी कितना वायु इसमें इकट्ठा कर सकता है। तो देखो एक बार में, ठीक है, वो था 1 मिनट में, ये था एक बार में। तो देखो एक बार में जो इकट्ठा करता है वो 2500 ml से लेकर 3000 ml तक। कितना? 2500 ml से लेकर 3000 ml तक वो क्या करेगा, इकट्ठा कर सकता है बलपूर्वक। कि अब इससे ज़्यादा अगर इकट्ठा करेगा तब तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगी, या तो उसका क्या कहते हैं कोई अंग डैमेज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जो कैपेसिटी है वो 25000 ml से लेकर 3000 ml, लेकिन उसके ऊपर गया तो उसकी डेथ हो सकती है। अब देखो इसको कहते हैं रिजर्व, क्या कहते हैं इंस्पायरेशन रिजर्व वैल्यूम, यानी ये ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। कितना ऑक्सीजन आ रहा है? 2500 से 3000। कितना? 2500 से 3000 ml, मिलीलीटर। अब देखो, अब बात करते हैं कितना वो छोड़ सकता है, कितना वो छोड़ सकता है। हालांकि जब इतना एक बार में वो लेगा, यानी कैसे भी करके फोर्स लगा के वो ले लिया। अब बात आई छोड़ने की, तो वो एक बार में कितना छोड़ सकता है। तो एक बार में वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से लेकर 1100 ml तक। कितना? 1000 से लेकर 1100 ml केवल सांस छोड़ सकता है। और लिया कितना था? लिया था 2500 ml से लेकर 3000, यानी अभी आधी सांस बची है। यानी वो जो जितना ऑक्सीजन लिया था उतना अभी आधी बची है। क्यों? क्योंकि एक बार में उतना ऑक्सीजन आप छोड़ नहीं सकते हो। लेने को तो ले सकते हो, ठीक है, लेकिन छोड़ नहीं सकते हो। तो देखो इसको हम लोग कहते हैं एक्स रिस्पायरेशन रिजर्व वैल्यूम। क्या कहते हैं? एक्स रिस्पायरेशन रिजर्व वैल्यूम। अब हम बात करते हैं, देखो हम सांस कब ले सकते हैं, कब हम सांस ले सकते हैं। तो देखो जब वायुदाब कम हो, जब वायुदाब कम हो तब हम क्या करेंगे, सांस लेंगे। लेकिन जब वायुदाब ज़्यादा हो तब हम सांस छोड़ेंगे। क्या करेंगे? छोड़ेंगे। तो देखो वायुदाब कम कहाँ होता है, तो समुद्र तल पे। कम कहाँ होता है? समुद्र तल पे। समुद्र तल पे कहने का मतलब ये है कि वहाँ आप आसानी से सांस ले सकते हो। क्या करते हो? आसानी से सांस ले सकते हो, लेकिन आसानी छोड़ने में क्या होगी, दिक्कत होगी। क्या होगी? दिक्कत होगी। और बात करते हैं वायुदाब बढ़ेगा कहाँ, तो वो जैसे ही हम ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुदाब बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, वायुदाब बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमको सांस
लेने में क्या कहते हैं, छोड़ने में तो नहीं दिक्कत होगी, लेकिन लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। क्या होगी, दिक्कत होगी। तो यही सब कारण होता है। जो क्या कहते हैं माउंटेनर होते हैं वो क्या अपने साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे भी क्या करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।